चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल केमिस्ट्री फास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट 4। हाँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही विकल्प इसमें से चुनना है, आपको सही करेक्ट ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपको उसमें, इफ़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन इन सीजियम क्लोराइड इज 8, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन विल बी। मतलब आपको याद रखना है, सीजियम क्लोराइड आपको एक क्रिस्टल दिया हुआ है सीजियम क्लोराइड। इस सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 उसने बता दिया है, बट आपसे क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर पूछा गया है। तो सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 है, तो क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। आपको याद रखना है, जो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल होता है सीजियम क्लोराइड, इसमें सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसी तरह आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में भी पूछा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 होता है। और इसी तरह आपको याद रखना है, जेडएनएस में जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा, सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। इसी तरह आपको याद रखना है, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, CaF2 को फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो इस तरह से आपको ये सभी पॉइंट याद रखना है। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बना पाओगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल्स में सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो क्लोराइड आयन का कितना होगा, आंसर क्या हो जाएगा 8। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड इज इन एक्टिवेटेड चारकोल एसिटिक एसिड इज। मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती क्या है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में आपसे पूछा गया है, जो यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल में एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड के बारे में पूछा गया है। इसमें एसिटिक एसिड क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में जानना है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है। देखिए कोई एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस ने क्या किया, अदर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया सरफेस पर। इसने क्या कर लिया, इन पार्टिकल्स को कंटेन कर लिया, यहाँ पर सरफेस पर पार्टिकल्स का कंटेन किया एब्जॉर्ब करके। तो किसी सब्सटेंस के द्वारा अदर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को सरफेस पर कंटेन कर लेना, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लेना, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एडजॉर्प्शन कहते हैं। बट इसमें आपको याद रखना है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो सब्सटेंस होते हैं 2, एक तो जिस सब्सटेंस की सतह पर जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है उस सब्सटेंस को याद रखना है आपको, और दूसरा जिन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर एडजॉर्ब किया गया है। तो याद रखना, देखिए जिस सब्सटेंस की सरफेस पर यहाँ पर प्रोसेस हुई है उसे कहते हैं एडजॉर्वेंट कहते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब किया गया था उन्हें एडजॉर्वेट कहते हैं, उन्हें एडजॉर्वेट कहेंगे, एडजॉर्वेट। तो यहाँ पर आपसे जो एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है वो एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, कौन सा, उसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको चारकोल गिवन में है, चारकोल गिवन में है, और चारकोल ने एब्जॉर्ब किया है किसको, एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब किया गया है। मतलब ये तो हो गया चारकोल, और ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब किए गए हैं ये है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें आपसे एसिटिक एसिड के बारे में पूछा है, एसिटिक एसिड क्या है। तो मैंने बताया था, देखो जिस सब्सटेंस की सरफेस पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है उससे तो अपन कहते हैं एडजॉर्वेंट, क्या कहेंगे, तो चारकोल तो इसमें हो जाएगा एडजॉर्वेंट हो जाएगा। बट जिन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया गया है तो ये हो जाएंगे एडजॉर्वेट हो जाएंगे, एडजॉर्वेट। तो इसमें आपको यही याद रखना है, आपसे एसिटिक एसिड के बारे में पूछा गया है, एसिटिक एसिड क्या होगा, तो इसमें एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, एडजॉर्वेट हो जाएगा, एडजॉर्वेट अधिशोष से हो जाएगा, याद रखना अधिशोष से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन और इन मेटलर्जी दिस इज कॉल्ड। मतलब मेटलर्जी में से क्या कहेंगे, आपने लाइमस्टोन को हीट
हीट करने पर उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया है, तब मेटलर्जी में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर्स या एब्सेंस ऑफ एयर कह सकती हो, या तो एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर्स में इसको आप हीट करते हो। हीट करने पर ये ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बोनेट ओर्स आपने यहाँ पर जो लिया हुआ है, यही तो लाइमस्टोन है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने पर यहाँ से CO2 रिलीज हुई है। तो याद रखना, इसमें अपन क्या करते हैं प्रोसेस में, कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर्स या एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, तब ये मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, लाइमस्टोन को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को याद रखना कैल्सिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं आपको याद रखना है, कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर्स या एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे, तब मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं, कैल्सिनेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। बट आपको रोस्टिंग को भी याद रखना है। रोस्टिंग में अपन क्या करते हैं, ऐसे सल्फाइड ओर्स को लेते हैं, सल्फाइड, जैसे मैंने जिंक सल्फाइड को ले लिया, इसको प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड में तो कन्वर्ट होता ही है, मेटल ऑक्साइड के साथ साथ में यहाँ पर SO2 गैस निकलेगी। तो आपको याद रखना है, इस प्रोसेस को, सल्फाइड ओर्स को प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, तब यहाँ पर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है सल्फाइड ओर्स। इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो ये दोनों प्रोसेस आपको याद रखना है, कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन और इन मेटलर्जी, दिस इज कॉल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। आंसर हो जाएगा कैल्सिनेशन, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4, द आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाय। आइसोसाइनाइड टेस्ट है वो किसके द्वारा दिया जाता है इनमें से, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के द्वारा आइसोसाइनाइड टेस्ट दिया जाता है। आपने कार्बन अमाइन रिएक्शन पढ़ा होगा, कार्बन अमाइन रिएक्शन, इसमें प्राइमरी अमीन से अपन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और आपको प्रोडक्ट में यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। तो जो कार्बन अमाइन रिएक्शन है वो पूरे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, RNH2 प्लस CHCl3 प्लस NaOH, 3 NaOH लेते हैं यहाँ पर, 3 NaOH, गिव आउट में RNC प्लस 3 NaCl प्लस 3H2। देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी अमाइन था, प्राइमरी अमाइन से क्या बना, आइसोसाइनाइड, RNC बना है, ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड टेस्ट किस अमीन के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है, प्राइमरी अमीन के लिए। इस रिएक्शन को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन है ये, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन ध्यान रखना, प्राइमरी अमीन के लिए होता है, प्राइमरी अमीन के लिए। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन से अमीन के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है, प्राइमरी अमीन के लिए होता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होगा, प्राइमरी अमीन के लिए। और कार्बिल अमाइन टेस्ट जो होता है, कार्बिल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल अमाइन भी कहते हैं, तो कार्बिल अमाइन टेस्ट किसके लिए होता है, तब भी आपको याद रखना है, प्राइमरी अमीन के लिए। और आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है, आइसोसाइनाइड को ही अदर नेम में अपन कार्बिल अमाइन भी कहते हैं, याद रखना। कार्बिल अमाइन, आइसोसाइनाइड दोनों एक ही नेम है। तो कार्बिल अमाइन टेस्ट किसके लिए होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए, या आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि लिबरमैन नाइट्रोसामाइन टेस्ट किसके लिए होता है, लिबरमैन नाइट्रोसामाइन टेस्ट, तो याद रखना वो सेकेंडरी अमाइन के लिए होता है, सेकेंडरी अमाइन के लिए लिबरमैन नाइट्रोसामाइन टेस्ट होता है सेकेंडरी अमीन के लिए। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज। आपसे पूछा गया है कौन सा डाइसैकेराइड है, कौन सी शर्करा है, डाइसैकेराइड है जो कि दूध में, मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो आपको सबसे पहले इसका आंसर याद कर लेना है कि लैक्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। ये 3 टाइप इसके मेन रहते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल याद कर लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये तीनों जो एग्जांपल हैं याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड के एग्जांपल हैं, मोनोसैकेराइड के। डाइसैकेराइड के एग्जांपल याद करो, सुक्रोज, माल्टोज
और लैक्टोज। लैक्टोज ये आपको याद रखना है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ऐसी पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल आप याद करोगे, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो इस तरह से आप पहले तो तीनों के एग्जाम्पल याद करोगे। एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल याद रखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल याद करोगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इसमें से आपसे यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, मिल्क में कौन सा डाइसैकेराइड प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोज ऐसा सैकेराइड है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। अदर आपको एक और क्वेश्चन इसमें याद रखना है, स्वीटेस्ट शुगर आपसे पूछा जाता है। ये सभी शुगर है, सभी आपको याद रखना है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सभी शुगर हैं, ये शुगर की फॉर्म है। तो इसमें से पूछा जाता है आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट शुगर इनमें से सभी में से कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज होता है। कौन सा होता है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर होता है। और फ्रक्टोज आपको याद रखना है फ्रूट में प्रेजेंट होता है। फ्रूट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, फ्रूट में आपको याद रखना है। फ्रक्टोज शुगर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फ्रूट में। और लैक्टोज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आपसे इसमें रिक्त स्थान दिए हुए इनको फिल करना है। तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन है आर द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द मोल्टन स्टेट। मतलब आपने सोडियम क्लोराइड को क्या किया था, डिजोल्व कर दिया था वाटर में। सोडियम क्लोराइड था आपके पास, सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में डिजोल्व कर, ये सॉलिड फेज में, याद रखना पहले था ये सॉलिड फेज में, बट आपने इसको किस में डिजोल्व कर दिया, तो वाटर में डिजोल्व कर दिया। तो ये मोल्टन फेज में आ गया था, मोल्टन फेज में। और आपको याद रखना है, मैंने आपको आयनिक क्रिस्टल के जो एग्जाम्पल बताए थे, आयनिक क्रिस्टल के बारे में जब बताया तो आयनिक क्रिस्टल के बारे में मैंने बताया था, जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं सॉलिड स्टेट में तो ये वेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट इनको मोल्टन स्टेट में देखा जाता है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इसका रीजन क्या होता है, किसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, याद रखना मोल्टन फेज में ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें फ्री आयन प्रेजेंट होते हैं, फ्री आयंस। तो फ्री आयंस की वजह से आपको याद रखना है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रीजन क्या है, इसमें फ्री आयंस। आंसर हो जाएगा इसका फ्री आयंस, फ्री आयंस। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, हिंदी में होगा इसका स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, स्वतंत्र आयन। स्वतंत्र आयन की वजह से आपको याद रखना है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है, ये सुचालक हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक का सेकंड क्वेश्चन है कैल्कोपायराइट इज द मेन ओर ऑफ मेटल्स। मतलब कैल्कोपायराइट किस मेटल का ओर से आपसे पूछा गया है, तो कैल्कोपायराइट सबसे पहले आप याद कर लो कॉपर मेटल का ओर्स होता है, कॉपर मेटल्स का ओर्स है। बट इसमें आपको याद रखना है कॉपर कैल्कोपायराइट का जो फॉर्मूला होता है वो CuFeS2 होता है। इसका केमिकल नेम कॉपर आयरन सल्फाइड है, कॉपर आयरन सल्फाइड याद करो, इसका केमिकल नेम कॉपर आयरन सल्फाइड है। इसे कैल्कोपायराइट इसी को कहते हैं। और इसका एक नेम और होता है, इसको कॉपर पायराइट भी कहते हैं, याद रखना कॉपर पायराइट भी इसी का नेम होता है। तो कॉपर पायराइट भी कहा जाता है इसको, कैल्कोपायराइट भी कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला CuFeS2 होता है और केमिकल नेम कॉपर आयरन सल्फाइड होता है। ये कॉपर मेटल का ओर्स होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाइट फॉस्फोरस फॉस्फेसिस कंपोजिशन इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में जो व्हाइट फॉस्फोरस का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आप क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद करोगे, व्हाइट फॉस्फोरस का कंपोजिशन वेपर फेज में होता है P4 रहता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है P4 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है वेपर फेज में, ये वेपर फेज में रहता है P4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 4 Cl2Cl इन वाटर। मतलब ये है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप वाटर में डिजोल्व करोगे, मतलब वाटर में डिजोल्व करोगे तो कितने आयंस में कन्वर्ट होगा, इसके नंबर ऑफ आयंस आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए CONH3 का होल 4 Cl2Cl। जब इसको अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद याद रखना है, देखिए इसके यहाँ पर दो एरियाज होते हैं, इसको बोलते हैं अपन आयनाइजेशन स्फीयर,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, दो स्फीयर होते हैं इसका, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है। तो आपको याद रखना है ये आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसमें बाहर जो टोटल है Cl नेगेटिव आयन बनेगा, एक आयन बनेगा। जब इस पर ध्यान रखना, और आपको याद रखना जब भी आयनाइजेशन होता है तो जितने एनायन बनते हैं उतने ही कैटायन बनते हैं। तो यहाँ पर एनायन Cl, आउटसाइड में केवल Cl ही है तो Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स पे भी जो चार्ज आएगा वो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज टोटल जो चार्ज आएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर आप बताओगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2, 1 कैटायन होगा और 1 एनायन होगा। तो आपको याद रखना है इस कॉम्प्लेक्स को यदि अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये कितने आयन देता है, आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है द मोनोमर इज ऑर्लोन इज। आपसे मोनोमर पूछा गया है ऑर्लोन का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे याद रखोगे ऑर्लोन जो होता है एक पॉलीमर है। ऑर्लोन क्या है, एक पॉलीमर है। जो ऑर्लोन पॉलीमर होता है इसकी मोनोमर यूनिट आपसे पूछी गई है। तो मोनोमर यूनिट जिसकी जो होती है ऑर्लोन की वो आपको याद रखना है एक्रिलोनाइट्राइल होती है, एक्रिलोनाइट्राइल। ऑर्लोन को पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। ऑर्लोन का अदर नेम होता है, ध्यान रखना, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और ये इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है, एक्रिलोनाइट्राइल। इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CN, ये याद रखना है, एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला है। इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, ऑर्लोन बनता है, और इसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंसर इन 1 वर्ड। आपको यहाँ पर जो आंसर देना है 1 वर्ड में देना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, राइट द रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल बॉड, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना बॉड से होती है वो 2 टाइप्स की मैंने बताई थी, एक टेट्राहेड्रल बॉड होती है, एक ऑक्टाहेड्रल बॉड होती है। तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल बॉड होती है उसमें क्या कैसे बनता है, ये अपन 3 स्फीयर्स के ऊपर अदर 1 स्फीयर रखते हैं, तब यहाँ पर इनके बीच में, इनके बिटवीन जो बॉड होती है उसे टेट्राहेड्रल बॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल बॉड। अगर आपने 3 स्फीयर्स के ऊपर अदर 3 स्फीयर्स रख दी, जैसे एक स्फीयर आपने यहाँ पे रखा, एक स्फीयर इनके ऊपर रख दिया और एक इन दोनों के ऊपर, तब इनके बीच में यहाँ पर जो स्फीयर बॉड बनेगा उसे ऑक्टाहेड्रल बॉड कहोगे, ऑक्टाहेड्रल बॉड। तो ऑक्टाहेड्रल बॉड किस तरह से बनता है और टेट्राहेड्रल बॉड किस तरह से बनता है, 4 स्फीयर्स से मिलकर के बनता है, आपको याद रखना टेट्राहेड्रल बॉड, और 6 स्फीयर्स से मिलकर के बनता है ऑक्टाहेड्रल बॉड। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, टेट्राहेड्रल बॉड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपको याद रखना है 4 होगा, और ऑक्टाहेड्रल बॉड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। 6 मतलब जितने स्फीयर से वैकेंट स्पेस या वॉइड घिरा हुआ है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। बट आपसे ये इतना तो इसमें से कुछ पूछा नहीं, आपसे पूछा गया है रेडियस रेशियो पूछा है। तो आपको इस टेट्राहेड्रल बॉड का जो रेडियस रेशियो बताना होगा, तो इससे आप कैसे बताओगे, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 0.225 से 0.414 के बिटवीन होता है। याद रखना 0.225 से 0.414 के बिटवीन होगा। तो इसका रेडियस रेशियो आपको याद रखना, टेट्राहेड्रल बॉड का जो रेडियस रेशियो होता है कितना होता है, 0.225 से 0.414 के बिटवीन होता है। इसी तरह से अगर आपको रेडियस रेशियो पूछा जाता है किसका, ऑक्टाहेड्रल बॉड का, तो इसका रेडियस रेशियो होता है 0.414 से 0.732 तक होता है। ये आपको याद रखना दोनों वैल्यू। ऑक्टाहेड्रल बॉड के रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, 0.414 से 0.732, और टेट्राहेड्रल बॉड की जो रेडियस रेशियो होती है 0.225 से 0.414 होती है। बाकी इसमें आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, टेट्राहेड्रल बॉड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल बॉड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जब 3 स्फीयर्स के ऊपर अपन 1 स्फीयर रख देते हैं तब टेट्राहेड्रल बॉड बनता है, और 3 स्फीयर्स के ऊपर अगर अदर 3 स्फीयर्स रख देंगे तब यहाँ पर जो बॉड बनेगा उसे ऑक्टाहेड्रल बॉड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए आर्हेनियस ने रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, इन दोनों के बिटवीन रिलेशन शो करने के लिए एक इक्वेशन दिया था। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर,
इनके बिटवीन रिलेशन शो करने के लिए इक्वेशन दिया, जिस इक्वेशन को अपन आरएनएस इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या था, के इक्वल ए ई की पावर है माइनस ई ए अपॉन आर टी। के इक्वल ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन है आरएनएस इक्वेशन। तो आपसे यहाँ पर जो 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया राइट द आरएनएस इक्वेशन, आपको ओनली क्या लिखना होगा, के इक्वल ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कॉन्स्टेंट है और टी टेम्परेचर है। याद रखना आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ प्रोसेस यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। निकल के रिफाइनिंग के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना इसका आंसर होता है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस, मॉन्ड प्रोसेस से निकल का रिफाइनिंग करते हैं। ऐसे ही आपको एक प्रोसेस का नेम और याद रखना है, एक वैन आर्केल प्रोसेस होता है, वैन आर्केल प्रोसेस। वैन आर्केल प्रोसेस से जिरकोनियम और टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, इन दोनों मेटल्स का रिफाइनिंग करते हैं। तो याद रखना मॉन्ड प्रोसेस से निकल मेटल्स का रिफाइनिंग करेंगे और वन आर्किल प्रोसेस है उससे जिरकोनियम और टाइटेनियम दोनों का रिफाइनिंग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्ड प्रोसेस आंसर हो जाएगा, मॉन्ड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4 को याद रखोगे, विच गैस इज फिल्ड इन द बैलून यूज फॉर द मेट्रोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। इसको तो डायरेक्ट याद कर लो, मेट्रोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए जो नोबल गैसेस है उसमें अपन हीलियम गैस का यूज करते हैं। हीलियम गैस का याद रखना, हीलियम गैस का यूज करते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना एक बहुत हल्की गैस होती है, लाइट गैस होती है, लाइटली गैस होने की वजह से इसका अपन यूज करते हैं। ज़रा नॉन रिएक्टिव भी होती है, इनर्ट गैस है इसलिए। तो याद रखना इसमें विच गैस इज फील्ड द बैलून्स यूज फॉर मेट्रोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब जो मौसम विज्ञान से रिलेटेड परीक्षण किए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती हैं, उसमें बैलून्स के अंदर कौन सी नोबल गैसेस को फिल किया जाता है। तो याद रखोगे कौन सी नोबल गैसेस रहती है, हीलियम। हीलियम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड वाई। मतलब यहाँ पर याद रखना संक्रमण धातुओं के लवण जो सामान्यतः कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, इसका रीजन क्या है। तो आपको याद रखना है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। आंसर क्या होगा, ड्यू टू द presence of incomplete d orbital। incomplete d orbital मतलब आंशिक भरे हुए डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, आंशिक भरे हुए डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण ये कैसा होता है, कलर्ड होता है, रंगीन होता है। तो आंसर आप लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है कौन सा किसका सही है। तो देखो शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए आपको याद रखना है, शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए यहाँ पर हो जाएगा NaCl। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था शॉर्ट की डिफेक्ट के जो एग्जांपल थे ऑल एल्कली मेटल हैलाइड है, ऑल एल्कली मेटल हैलाइड। तो यहाँ पर NaCl एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, एल्कली मेटल हैलाइड है, ये एल्कलाइन मेटल है, इसमें सोडियम, एल्कली मेटल सोडियम है, वो हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन। दोनों के कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बना हुआ है NaCl, इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, याद रखना। ऐसे ही गोल्ड नंबर के लिए आपसे पूछा गया है, तो गोल्ड नंबर आपको याद रखना है एक द्रव स्नेही कोलाइड होता है, द्रव स्नेही कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड होता है, लायोफिलिक कोलाइड याद रखना, लायोफिलिक कोलाइड होता है, लायोफिलिक याद रखना, लायोफिलिक द्रव स्नेही कोलाइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सब लोगों को फॉर्मूला तो याद है, CaOCl2 होता है, सभी को याद है। ब्लीचिंग पाउडर आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण कहते हैं। नेचुरल रबर जो यहाँ पर है आपको याद रखना है, एक नेचुरल पॉलीमर है,
नेचुरल क्या है, पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है। तो इस नेचुरल पॉलीमर के लिए जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, आइसोप्रेन होती है। क्या होती है, आइसोप्रेन। तो इसका सी सही हो जाएगा, नेचुरल पॉलीमर का क्या होगा, आइसोप्रेन हो जाएगा, आइसोप्रेन। आप लास्ट है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है इसमें, तो आपको याद रखना है बेकेलाइट जो होता है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। क्या होता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो इस तरह से आपको ये मैच द करेक्ट भी याद रखना है। चलिए, आपको ये अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।